नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार से आज कोई बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। इस समय राहुल गांधी बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आज सुबह जब वो पटना पहुंचे तो उनका कार्यक्रम था कि वो एयरपोर्ट से सीधे इस सम्मेलन में पहुंचते, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ और राहुल गांधी पहुंच गए होटल मौर्या। उस होटल मौर्या में जहां पर आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, खुद लालू प्रसाद मौजूद हैं, राबड़ी देवी और राजद के तमाम बड़े नेता इस समय मंथन कर रहे हैं कि किस तरह चुनाव में अब आरजेडी अपनी रणनीति बनाएगी। और शायद इस बात पर भी चर्चा हो कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, यानी वो चेहरा तो है ही मुख्यमंत्री का, लेकिन अब क्या पूरी कमान आरजेडी की आने वाली है तेजस्वी के हाथों में, इस पर भी आज शायद चर्चा होगी। और आज जब राहुल गांधी पहुंचे होटल मौर्या तो उनकी मुलाकात हुई वहां पर तेजस्वी यादव से। इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई और क्या चर्चा हुई, इसका कोई खुलासा इस समय नहीं आया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा के लिए था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उस बात को इसी तरह से मीडिया में पेश किया गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल की जो मुलाकात होटल मौर्या में हुई, दोनों ने एक दूसरे के हालचाल जाने, तो उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं कोई बड़ी बात अब होने वाली है। और आज राहुल गांधी लालू प्रसाद से भी मिलने वाले हैं। दोनों एक ही होटल में समय, मतलब जब वो पहुंचे तो वहां मौजूद थे। तो जब लालू जी की और राहुल की मुलाकात होगी, मीसा भारती ने कहा है कि उनकी भी मुलाकात होने वाली है। ये सब जब लोग मिलेंगे तो किस तरीके से आज बिहार से कोई बड़ी खबर आ सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि राहुल गांधी जो पहुंचे हैं पटना इस समय, वो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं। और जब वो इसके पहले पटना गए थे तो वो जून 2023 का वक्त था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाने की तैयारी कर रहे थे, सबको एक साथ एक मंच पर ला रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार अलग हैं और अब फिर ये कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो निकाल रहे हैं प्रगति यात्रा। लेकिन उस प्रगति यात्रा में उनकी कैसी दुर्गति हो रही है, इसकी भी बात हम करेंगे, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार कोई ऐसा बयान दे जाते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं, या जो तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि वो थके हुए हैं, अब वो उनसे काम नहीं हो रहा, या वो केवल एक चेहरा है, वो सारी बातें भी सही साबित होती दिखाई देती हैं। आज तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार का एक बयान आया है महिलाओं के कपड़ों को लेकर, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उनको ये कहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप उसमें रहिए। ये तेजस्वी यादव की एक नसीहत आ गई सामने। और इस बीच जो सियासी हलचल अलग चल रही है वो तो है ही, और इधर अमित शाह आज जाने वाले हैं आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू से उनकी वहां मुलाकात होगी। हालांकि वो एनडीआरएफ के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात होगी उसमें ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या जेडीयू से कोई दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, या जेडीयू नहीं तो क्या नीतीश कुमार से कोई बीजेपी की दूरी बन रही है, ये भी कयास है। और एक और बात आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि अमित शाह जो हैं पहुंचे जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनके घर दही चूड़ा का भोज खाने। तो एक तरफ अमित शाह अलग अपने एनडीए को संभालने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक नई मजबूती की तरफ बढ़ता दिख रहा है। आज जिस तरह से एक दिन का ही दौरा है राहुल गांधी का पटना में, लेकिन उससे बहुत हलचल मच गई। और ऐसा नहीं है कि आज ही मची, इसके पहले भी राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही जिस तरह बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए और उनको जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की, और उसका तगड़ा जवाब वहीं के वहीं दे दिया कांग्रेस नेताओं ने, तो उससे समझ में आ रहा है कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ बिहार में उतर रही है और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बना रहे हैं राहुल गांधी। ये बात आज समझ में आई। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के आज यहाँ पहुंचने पर और अपनी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, इसको सुनते हैं। उसके बाद आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल और लालू जी की मुलाकात से बिहार में बदलने जा रहे हैं सियासी समीकरण। और इस समय जब राहुल गांधी मौजूद हैं
बापू सभागार में और संविधान सुरक्षा सम्मेलन वहां पर शुरू हो गया है। तो राहुल गांधी जब भाषण देने आएंगे तो उसको भी हम तुरंत आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं मीसा भारती की बात कि क्या कुछ कहा है उन्होंने आज की इन तमाम सियासी हलचलों पर। सुनते हैं मीसा भारती को। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल 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 मुलाकात होगी राहुल गांधी से। तो मीसा भारती कह रही हैं कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। और ये आप देख रहे हैं लालू जी पहुंचे थे जब वहां पर होटल मौर्य, उस समय की ये तस्वीरें हैं। तो किस तरह से आज बिहार में बदल सकते हैं सियासी समीकरण और संविधान सुरक्षा सम्मेलन से क्या राहुल गांधी बीजेपी और खास तौर पर संघ पर कोई नया हमला बोलेंगे, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं बिहार में इस समय काफी हलचल मची है और ऐसा नहीं है कि आज की ये हलचल है, बल्कि मैं कहूं कि ये जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये तब से जब से नए राज्यपाल ने वहां पर पदभार संभाला, उनकी मुलाकातें हुई, उनसे सवाल हुए, नीतीश जी जो कुछ कह रहे हैं, वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी की अपनी यात्रा चल रही है। बिहार में इस समय बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है और इस माहौल में पहुंचे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने अभी जो कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के वक्त जो उन्होंने मोहन भागवत पर हमला किया, उसके बाद कल मोहन भागवत का एक नया बयान जो सामने आया, इंदौर में ही दिया गया था वो बयान, उस पर एक नया विवाद खड़ा हुआ। और इन विवादों के बीच आज राहुल गांधी पहुंचे हैं पटना। और जो ये अभी तक कहा जा रहा था कि अब राजद और कांग्रेस की राहें भी अलग अलग हैं, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे थे, राहुल गांधी जब पहुंचे होटल मौर्य तो उनसे जाहिर है उनकी बाइट लेने के लिए बहुत सारे पत्रकारों ने अपने माइक आगे किए। अब चूंकि हम लोगों की नजर वैसी, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीटीवी का जो माइक है उसको राहुल गांधी ने अपने हाथ से ऐसा पीछे सरका दिया था। वो एक दृश्य जो है मुझे दिखा। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी कोई बड़ा मैसेज देने पहुंचे हैं? क्योंकि संविधान पर बात तो करते ही आ रहे हैं, वो और भी करेंगे आगे, लेकिन इस समय उनका पटना पहुंचकर और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे राकेश? देखिए शर्मित्रा जी, कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात जब भी होगी आज शाम तक जी, तो ये मुलाकात दो सामाजिक योद्धाओं की मुलाकात हुई जी, जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। उनमें अगर राहुल गांधी से पहले अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो लालू प्रसाद यादव का नाम। मंडल की राजनीति के चरम दौर में जब बीजेपी ने, लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा शुरू की तो उस अश्वमेध के उनके घोड़े को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार की भूमि पर किया था। जी, लालू प्रसाद यादव देश के उन विरले नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनके साथ इतना कुछ हुआ है जिसमें से बहुत सारी घटनाएं तो अन्याय की परिधि में ही आती, बहुत नाइंसाफी हुई है कई मामलों में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, चाहे वो चारा घोटाला हो जिसमें जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग बरी हो गए, लालू यादव को सजा हो गई, चुनाव से अयोग्य ठहरा दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें। उन्हें बदनाम करने की जो सवर्ण ताकतें कोशिश करती रही हैं कि लालू यादव के समय जंगल राज था बिहार में, बाकी किसी का राज आ जाए तो जंगल राज खत्म हो जाता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव शपथ ले लें तो अगले ही दिन सुबह जंगल राज कायम। जी, तो ऐसे बिरले नेता जो सामाजिक न्याय के हुआ है, उनकी आज के सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा राहुल गांधी से मुलाकात बड़े और गहरे संकेत देगी। इस वक्त जितनी भी देश में राजनीति चल रही है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का है तो पटना पर है। हम सबकी निगाह भी उसी में लगी हुई है। जी, जो भविष्य की राजनीति का एपी सेंटर बनने वाला है, जो भूकंप आएगा, अगर आया तो उसका एपी सेंटर पटना हो सकता है। और जब वो बदलाव करवट लेगा तो उसकी धुरी बनेंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। नीतीश के बिना ये भूचाल नहीं आएगा और उनके बारे में हम लोग लगातार डीवी लाइव पर चर्चा कर रहे हैं कि जैसी संभावना है उससे लग रहा है कि वो दिन करीब आता जा रहा है।
थोड़ा थोड़ा करके। जी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता मोदी, शाह, बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष, नेता, प्रवक्ता जो सलूक कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, या एनडीए घटक दल में शामिल बाकी लोग जिनमें चिराग पासवान एक है, वे तो अब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर नीतीश कुमार को, सरकार की विफलताओं की चर्चा कर रहे हैं। दही चूड़ा में नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान थे ही नहीं घर पर। जी बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ जो भी पहलकदमी होगी वो निर्णायक साबित। ये संकेत देना भी इसलिए जरूरी है, राहुल गांधी जिस तरह से होटल मौर्य पहुंचे हैं, बिना निर्धारित कार्यक्रम के तेजस्वी से मिले हैं। मीसा भारती ने कहा है कि लालू जी से मुलाकात होगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। ये बिल्कुल सही बात, इसमें इतनी बहस की बात ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन उस वक्त तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अब तो दिल्ली विधानसभा में आमने सामने लड़ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो भविष्य में राज्यों के चुनाव में इस गठबंधन की क्या भूमिका होगी, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन कम से कम बिहार में जब भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा, तब कम से कम कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी अलग अलग और आमने सामने नहीं लड़ेंगे। ये संकेत इन मुलाकातों से मिल रहा है और इतना ही काफी है। नीतीश कुमार आए या ना आए इस तरफ, पाला बदले न बदले, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संविधान सम्मेलन है, देखते हैं राहुल गांधी उसमें क्या बात करते हैं। लगातार वे उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मुकर हैं। पूरे देश को मालूम है कि अगर संविधान को बचाने के लिए सचमुच में तहे दिल से जो लड़ रहा है उस आदमी का नाम तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। तो आज बिहार की भूमि से एक बार फिर वे शंखनाद करेंगे और ये शुरुआत आज के इस सम्मेलन से विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए जब भी चुनाव। जी सर, बिल्कुल 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 सही बात है कि राहुल गांधी का आज पटना पहुंचना, और उसको ये मान लेना चाहिए कि जो महागठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जो चुनाव लड़ रहा था वो जो गठबंधन है वो महागठबंधन कहलाता है, और वो आज से उसने एक चुनावी शंखनाद कर दिया है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी पहुंचे पटना और केवल वो अपना कार्यक्रम करके नहीं लौट रहे, वो मिल रहे हैं राजद के नेताओं से, और उधर लालू जी के कहने पर आज के ही दिन राजद की भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और उसमें ये बैठक हालचाल और दही चूड़ा खाने के लिए नहीं है, ये जाहिर तौर पर आगे किस तरह से चुनावी रणनीति बनानी है और जिस तरीके का माहौल इस समय बिहार में बना हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान जो खेल कर रहे हैं इस समय, और या ये कहें कि बीजेपी पहले उसने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया और अब वो चिराग पासवान को, वो कह रही है कि आप हनुमान हैं तो आप साबित कर दीजिए कि आप हनुमान हैं और आप हमारे लिए काम करिए। और इस समय चिराग पासवान ने जिस तरह कल का ही जो कल परसों का उनका बयान है जिसमें वो प्रशांत किशोर की बात को भी सही कह रहे हैं, वो बीपीएससी के एग्जाम को भी जो री एग्जाम हुआ उसको गलत बता रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार को इस पर देखना चाहिए। वो तमाम बातें जो कर रहे हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ जा रही हैं, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या कहते हैं। और अभी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं बापू सभागार की, यहाँ पर राहुल गांधी मौजूद हैं और जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है, वहां पर अभी हम अलग अलग लोग जो है वो अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे। उनमें से एक ने तो राहुल गांधी को यहाँ का नया बुद्ध ही बता दिया कि वो किस तरह से एक बार फिर बिहार की धरती से बुद्ध का नया संदेश आएगा। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि संविधान बचाने की उम्मीद कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी से ही सबसे अधिक है, क्योंकि एकमात्र वही नेता है जिन्होंने संविधान का मुद्दा इस तरह से उठाया कि मोदी को भी मजबूरन उस पर झुकना पड़ा है। बहरहाल इस पर अभी राहुल गांधी जो बोलेंगे उसको तो हम सुनेंगे ही, लेकिन इधर राकेश जी बिहार में जो दूसरी सियासी हलचलें चल रही हैं, जैसे नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले और उन्होंने एक बयान दिया जिस पर तेजस्वी यादव ने अब उन पर एक कटाक्ष किया है। क्या है तेजस्वी यादव का वो ट्वीट और नीतीश कुमार का वो बयान, उसको भी सुन लेते हैं और देखते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है। तेजस्वी यादव यहाँ लिखते हैं कि पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए, आप सीएम हैं, विमेन फैशन डिजाइनर नहीं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर
अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। ये बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। शेम ऑन नीतीश। ये सीधे सीधे बड़ा हमला तेजस्वी यादव का, क्योंकि नीतीश कुमार अभी अपने तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट के साथ उनका वो वीडियो भी शेयर, ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि पहले क्या इस तरह के मतलब पहले क्या कपड़े पहनती थी लड़कियों से, वो जीविका दीदी जो है उन लोगों से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले क्या कपड़े पहनती थी और अब देखिए आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, इस तरह की बात है। तो नीतीश कुमार का इरादा भले वो ना रहा हो, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो सही नहीं है, सही मौके पे भी नहीं बोल रहे हैं वो। और जो उनके अगल बगल खड़े थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बाकी लोग, थोड़े इस पर असहज भी दिखे। तो राकेश जी, जो तेजस्वी यादव बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश जी जो है वो ठीक नहीं है, उनको उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनको आगे करके और बीजेपी अपने तरीके से काम करवा रही है, क्या लगता है इस तरह के बयान आने के बाद कितना दावा, जो तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम दिख रहा है? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया जी। वे तो विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वहां से उन्होंने जो कुछ कहा था जी। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान था। महिला विधायक वहां मौजूद थी, लोगों का शर्म से सिर झुक गया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है, स्वीकार्य हैं, लेकिन अवसर और स्थान, जब आप उसे बिना देखे ऐसी बात कहेंगे तो उस पर आपत्ति होगी ही। जी। इसके अलावा भी कई बार ऐसा बयान देते रहे, ऐसा व्यवहार करते रहे। कभी वे नरेंद्र मोदी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और प्रधानमंत्री के पैर छूने का चलन कोई मुख्यमंत्री पैर छुए इसकी कोई जरूरत नहीं जी। अब ये जो बयान है ये भी महिलाओं के खिलाफ है। हमारा संविधान जीवन के अधिकार में हमको पहनावे का, खान पान का, अभिव्यक्ति का, ये सारा अधिकार हमें देता है। कौन क्या पहने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये तो तालिबानी सोच है। नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे कि बिहार की महिलाएं क्या पहने या पहले क्या पहनती थी और अब क्या पहनती। जो पहले पहनती थी वो अनुचित है, ये तय करने का अधिकार भी नीतीश कुमार को नहीं है। इसलिए मैं तेजस्वी यादव के इस बयान को, प्रत्युत्तर को बहुत माकूल मानता हूं। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। विपक्ष के नेता है, आधी आबादी की आवाज उन्होंने उठाई है। होना तो ये चाहिए सर्वमित्रा जी कि उनकी पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहिए। बिहार से बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं राजनीति में, बीजेपी और उनकी पार्टी की। वे ऐतराज करें कि ये बयान गलत है, इस पर माफी मांगी आप। और आप महिलाओं के सामने ही बयान दे रहे हैं, आजीविका दीदी के सामने बयान दे रहे हैं, तो आप सामने सामने खड़े होकर अपमानित कर रहे हैं। संविधान ने सबको बराबरी कहा है। आप पुरुष होकर ये तय नहीं कर सकते कि महिला, स्त्री, आपकी पत्नी, माँ, बेटी, बहन, कोई क्या पहनेगा, ये तय करने का अधिकार पुरुषों को कभी नहीं। और जिस संविधान ने ये अधिकार दिया है उसकी लड़ाई ही तो राहुल गांधी लड़ रहा है। आपने देखिए इस पोस्टर पर ध्यान दीजिए, अभी जो संविधान का सम्मेलन चल रहा है, जो बैकड्रॉप लगा है, उसकी तस्वीरों की झलकियां भी हमने दिखाई। जो जितना नजर में आई उसमें बाबा साहब की तस्वीर, मौलाना आजाद की तस्वीर है, बाबू जगजीवन राम की तस्वीर वहां दिखाई दे रही है, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है, गांधी तो वहां होंगे ही। हमें अभी जो दृश्य दिखाई दिए, तो ये जो समावेशी चरित्र है कांग्रेस का, यही कांग्रेस की मूल राजनीति रही है कि सबको साथ लेकर। बाबू जगजीवन राम भी है, मौलाना आजाद भी है, सरदार पटेल भी हैं, अम्बेडकर भी हैं, पंडित नेहरू हैं, गांधी जी भी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब ये संदेश दे रही है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी भले ही ये दावा करते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ में उनके विचार में तो मुसलमान ही शामिल नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। आगे चलकर तो जब बीजेपी का ये कथित हिंदुत्व चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, उसमें तो सिर्फ सवर्ण बचेंगे, उसमें तो बाकी के बचे हिंदू नहीं बचेंगे, पिछड़े होंगे या दलित होंगे। तो कांग्रेस अगर इसी रास्ते पर चलती रही तो देश के लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि कौन है जो समावेशी राजनीति कर रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, कौन है जो संविधान को बचाने की बात करता है। तो आज मुझे लगता है संविधान सम्मेलन
एक शुरुआत है। कई जगह हो चुके हैं, नागपुर में हो चुका है, लखनऊ में हो चुका है, अलग अलग जगह हो चुका है, हरियाणा में भी शायद शुरुआत है। तो अब राहुल गांधी आज भाषण में क्या बोलते हैं, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय के दफ्तर में जो कुछ कह दिया है वो एक तरह से 100 सुनार की एक लोहार की चोट, वो उन्होंने संघ के सिर पर एक लोहार की चोट मारी है, संघ के मर्म पर चोट की है। जो संघ अगर 22 जनवरी 2024 को आजादी मानता है तो वो आजादी के नायकों का, हमारे देश की वास्तविक आजादी का अपमान कर रहा है। आज देखते हैं राहुल गांधी क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल। और आज राहुल गांधी क्या बोलेंगे, और ये भी देखना होगा कि मोहन भागवत के एक बयान पर तो उनकी बहुत ही तल्ख क्या सही प्रतिक्रिया सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देशद्रोही मतलब उन्होंने ये देशद्रोह किया है और कोई और देश होता तो उन पर अब तक मुकदमा चल गया होता। और कल फिर मोहन भागवत का ही एक नया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने उनसे ये बातचीत की थी कि अगर संघ द्वारा धर्मांतरण पर काम नहीं किया गया होता तो आदिवासियों का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी हो गया होता। ये बयान जो था, कल से इस पर बहुत हंगामा, और इस पर जो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उन लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया और इस पर उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत गलत और हमारे ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो जिस तरीके का ये जो कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, तब समीरात्मक जी हमारे साथ थे, उनसे ये चर्चा हुई थी कि प्रणब मुखर्जी तो अपना सफाई देने के लिए है नहीं इस दुनिया में कि वो बता सकें कि हाँ मैंने इनसे जो बातचीत की थी और मैंने ये कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या मोहन भागवत ने ये जो चालाकी करने की कोशिश की राकेश जी, उसमें उन्होंने बीजेपी को और फंसा दिया, क्योंकि प्रणब दा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई कि उन्होंने भी धर्मांतरण को सही बताया था, हालांकि ये भी संविधान विरोधी काम है धर्मांतरण, जो घर वापसी का ये जो काम कराते हैं ये लोग। और इस पर भी आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो ईसाई नहीं बने होते तो वो या तो वो देशद्रोही हो जाते। इस तरह से आप उनको सीधे सीधे देश विरोधी बता रहे हैं, और वो भी प्रणब मुखर्जी के हवाले से। भागवत ने मेरा ख्याल है यहाँ पर कोशिश की होगी कि किसी तरह कांग्रेस को फंसा दे, लेकिन क्या वो बीजेपी को उन्होंने अपने बयान से फंसा दिया है? बीजेपी को ही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही फंसा दिया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में गए, वहां उन्होंने कार्डिनल का 80वां जन्मदिन मनाया था। तो तब तो नरेंद्र मोदी ईसाइयों को पास ला रहे थे। अब मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं कि आदिवासी धर्मांतरित होकर ईसाई बन जाते तो वो राष्ट्र विरोधी बन जाते, क्या मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि इस देश में 2.5% से ज्यादा ईसाई है हमारी कुल आबादी के, क्या वे देशद्रोही हैं? कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो वो क्या देशद्रोही हो जाता है? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? आप घर वापसी कराने वाले कौन होते हैं? हमारे देश का कानून, संविधान किसी भी बालिग को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार देता है। आप एक लाठी से सबको हाँक रहे हैं, आप तो फैसला सुना रहे हैं, एक तरह से फतवा जारी कर रहे हैं कि अगर संघ ने ये काम नहीं किया होता, धर्मांतरण नहीं रोका होता तो बहुत बड़ी आबादी राष्ट्रद्रोही हो जाती, राष्ट्र विरोधी हो जाती। आप कौन होते हैं तय करने वाले? और कितने लोग अब तक राष्ट्र विरोधी हुए जिन लोगों ने धर्मांतरण अब तक किया है? इसका तकनीकी पक्ष तो वो है ही, तार्किक पक्ष कि आप जिस व्यक्ति के हवाले से कह रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। कौन तस्दीक करेगा, कौन पुष्टि करेगा इस बात की? क्या प्रणब मुखर्जी ने अपनी किसी किताब में, अपनी किसी नोटिंग में लिखा है कि उन्होंने मोहन भागवत से ऐसा कहा था? लिखा हो तो सामने ले आइए। और एक बार संघ मुख्यालय में जाने से अब आप उनके नाम पर कुछ भी कहते रहे। मैंने कल टीवी लाइव पर कहा था, तस्वीर है हमारी टीम चाहे तो उसे दिखा सकती है स्क्रीन पर। मैं ग्वालियर में नवभारत में संपादक था, हमारा एक संगठन था पत्रकारों का पूरे शहर के, ग्वालियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन, मैं उसका अध्यक्ष था। हमारे प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी जी आए थे, पत्रकार वार्ता हुई थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझसे प्रणब मुखर्जी ने उस वक्त कहा था, अलग से मेरी जो चर्चा हुई थी, ये तस्वीर हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं। मैं बैठा हुआ हूं इसमें लगाए हुए, बहुत पुरानी तस्वीर है। तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बने थे, ये उस अवसर की तस्वीर है, केंद्र में मंत्री रह चुके थे। मुझसे उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए खतरा है, आरएसएस का संविधान और लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। मुझसे डॉक्टर मोहन भागवत इस बारे में व्यक्तिगत चर्चा करने
मैं उन्हें बताऊंगा, हाँ उन्होंने मुझसे कहा था। अगर मोहन भागवत से प्रणब मुखर्जी ने यह कहा था कि अगर धर्मांतरण को नहीं रोका जाता तो राष्ट्र विरोधी हो जाते, तो मैं दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझसे प्रणब मुखर्जी जी ने यह कहा था कि संघ इस देश की मूल अवधारणा का विरोधी है, संविधान आइडिया ऑफ इंडिया का विरोधी है। अगर संघ इसी तरह बढ़ता रहा तो ये देश टूट जाएगा। मुझसे राकेश पाठक नवभारत के संपादक से कहा था प्रणब मुखर्जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो मैं किस चीज पर भरोसा करूं, जो मुझसे कहा था उस पर, या डॉक्टर मोहन भागवत से कहा था उस पर? और मैं तो मान रहा हूं हो सकता है उनसे भी ये कहा हो, क्योंकि वे तो एक बार संघ मुख्यालय में भी हुआ है ना प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति बनने के बाद। हो सकता है कहा हो। तो अब ये देश तय करे कि जो मुझसे कहा था वो सही था या मोहन भागवत से जो कहा था वो सही। जी। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि मोहन भागवत इस वक्त कुछ असहज हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने बहुत साइड लाइन कर रखा है, हाशिए पर संघ को और संघ के सुप्रीमो को कर रखा है। इसलिए मौके बे मौके डॉक्टर मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, बिना नाम लिए कहते हैं कि मणिपुर किसकी जिम्मेदारी है, मणिपुर को बचाना किसका कर्तव्य है, वहां कौन जाएगा। तो स्वाभाविक है वे राहुल गांधी पर निशाना नहीं साध रहे। राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं मणिपुर को बचाना, सरकार की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी। फिर मोहन भागवत कभी कह देते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि वो सुपरमैन है, फिर वो देवता होने की कोशिश करता है, फिर वो विश्व रूप बनना चाहता है। ये निशाना भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जी। तो जो कुछ मोहन भागवत बोल रहे हैं वो मोदी के साथ उनकी जो रार टकरार चल रही है उसकी निशानियां हैं। इसलिए आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने जो कहा है वो भी सीधे सीधे मोदी के अभी ईसाई समाज से मिलने, ईसाइयों के कार्यक्रम में जाने, 3 दिन लगातार कार्यक्रम में गए, बड़ा बड़ा संदेश दिया। यहां तक कह दिया उन्होंने, तो नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि देश की आजादी की लड़ाई में ईसाइयों का बहुत बड़ा योगदान। जी। और अब मोहन भागवत कह रहे हैं ईसाई बन जाने वाले राष्ट्र विरोधी हो जाते। तो ये उस व्यक्तिगत लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा कि मोदी और भागवत की जो लड़ाई चल रही है उसका खामियाजा संघ और बीजेपी दोनों भुगत रहे। मोहन भागवत ऐसे बयान देते हैं जिसका बचाव करना संघ के नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। जी। ये जो तर्क हम और आप दे रहे हैं, इनका क्या जवाब देगा कोई प्रवक्ता? क्या 2.5% ईसाई राष्ट्र विरोधी? क्या धर्मांतरित हो चुके ईसाई राष्ट्र विरोधी? जी जी। और है तो कार्रवाई कीजिए, उनको जेल में डालिए, किसने मना किया है? आपकी सरकार है। धर्मांतरित होकर आदिवासी से ईसाई बना जो भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाए उसे जेल में डालिए। मोहन भागवत को पता है तो नरेंद्र मोदी को फोन करके बता दीजिए, केस रजिस्टर करें, एनआईए चाहे गिरफ्तार कर ले, देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सिर्फ जुबानी जमा कर इसलिए करते हैं कि मूल मुद्दों से विषयांतर हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, दूसरों को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं, बस। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं। दूसरों के लिए संदेह का घेरा बनाते बनाते अब बीजेपी और संघ खुद अपने लिए उन्होंने घेराबंदी कर ली। और बिहार की बात इस समय हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इस समय संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो चल रहा है और राहुल गांधी इसमें आज अपनी बात रखने वाले हैं। तो क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी, इसका इंतजार है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत दिलचस्प चीजें यहाँ घट रही हैं क्योंकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन राकेश जी, अभी से जो सीटों के जो बंटवारे को लेकर उसको रस्साकशी उसकी शुरू हो चुकी है। जैसे जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन चलिए हम 20 पर भी मान जाएंगे क्योंकि नीतीश जी का और मोदी जी का बड़ा स्नेह है हम पर। और इसके साथ साथ वो गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं। 3 लाख लोगों को जुटाने का उनका इरादा है ताकि वो ये बता सकें कि जो उनकी पार्टी है हम उसकी कितनी ताकत है। उधर चिराग पासवान भी अलग खेल कर रहे हैं और वो भी इस बार चाहेंगे कि उनको 70-80 सीटें जो है, मतलब पिछले बार तो उन्होंने पूरे 134 मेरे ख्याल सीटों पर लड़े थे और उसमें नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था। चिराग पासवान इस बार अपने लिए ज्यादा सीटों का इंतजाम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। उधर हम ये देख रहे हैं कि पशुपति पारस उनके घर पहुंचे थे दही चूड़ा खाने लालू जी, और ये तय है कि अब पशुपति पारस भी एनडीए से अलग हो चुके हैं, वो अब नहीं रहेंगे उसमें, जैसा धोखा उन्होंने खाया है मोदी से इस बार।
तो ये यहाँ पर वो अलग हो गए हैं, यानी एनडीए में दरार तो दिख ही रही है। और ऊपर से ये जो नीतीश कुमार की दुर्गति हो रही है, बीजेपी के साथ रहकर जिस तरह से उनको बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उसमें तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि अब वो हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन लालू जी और मीसा भारती की बात कुछ और है। वो कहते हैं कि वो आ सकते हैं, परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ पर एनडीए में जो ये सीटों को लेकर जो बंटवारा चल रहा है, और जेडीयू की हालत पिछले बार भी बहुत अच्छी नहीं थी, और इस बार तो भविष्य खुद नीतीश कुमार का भी और साथ साथ पार्टी का भविष्य भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। और कल जब उनके बेटे को ये कहना पड़ा कि मेरे पापा अच्छा काम कर रहे हैं और आप उनको वोट दीजिएगा, तो क्या नीतीश कुमार के उनके बेटे निशान, मेरा ख्याल है नाम है उनका, वो अभी तक ऐसा पॉलिटिकली उतना एक्टिव वो कभी उस पर आते नहीं, दिखते नहीं, लेकिन अब उनका भी बयान अगर इस तरह से सामने आ रहा है, तो ये पूरी गहमा गहमी आप किस तरह से देखते हैं राकेश जी, किस दिशा में ले जा रही है? क्या बिहार में एनडीए कमजोर और इंडिया गठबंधन आज की तारीख में मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आज की तारीख में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिन प्रतिदिन वो मजबूत होता हुआ लग रहा, और उसकी वजह है एनडीए गठबंधन में जो उठापटक चल रही। असल में पहला उद्देश्य तो इन सब पार्टियों का यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में देना। सीट बंटवारे के लिए अभी बहुत जल्दी है, लेकिन राजनीतिक दल बहुत लंबी दूरी तक सोचकर काम करते हैं। तो चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, या बीजेपी के नेता हो, ये सब लोग अभी से इस तैयारी में लगे हुए हैं कि अपने दावे को समझौते के टेबल पर कितनी मजबूती से, कितनी वजनदारी से रखा जा सकता। अब से ये सौदेबाजी शुरू होगी, शक्ति प्रदर्शन 3 लाख लोगों को दिखाएंगे जीतनराम मांझी। तो जब सीट बंटवारे की नौबत आएगी तो वे 40 की बात करते करते 30 पर तो समझौता कर ही सकते हैं। ये सौदेबाजी नेगोशिएशन के लिए है, ये बोल भाव के लिए सारी गतिविधियां चल रही हैं। चिराग पासवान भी चाहेंगे, वे पिछली बार की अपनी आजमाइश देख चुके हैं कि उसका क्या असर हुआ था, तो अब 135 पर तो नहीं लड़ेंगे, तो वे कोशिश करेंगे उनके हिस्से में भी ज्यादा सीटें आ जाए। ये सारी कवायद अंत में नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाली, क्योंकि ये 2 बड़े गठबंधन, वे कोशिश करेंगे जीत के दिन, परिणाम जिस दिन निकले उस दिन इन दोनों में से जिसके पास ज्यादा सीटें हो उसका मुख्यमंत्री बनेगा। भले नीतीश कुमार 7 बार के, लेकिन अमित शाह तो बीच बीच में कहते रहते कि अभी से नहीं हो सकता, तय हो जाएगा, विधायक दल तय करेगा, विधायक तय करेंगे। जबकि 7 बार के मुख्यमंत्री के बारे में यह कहना तो बहुत सहज है कि नीतीश ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे, भले उनकी सीटें कम आए। और नीतीश इस चक्कर में है, इस प्रयास में लगे हैं कि ज्यादा विधायक हमारे रहे तो हम बीजेपी के सिर पर यह शर्त रख सकते हैं, कहने मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूं। बीजेपी चाहती है उसकी सीटें भले ही 2 ज्यादा हो नीतीश कुमार, अभी शायद ज्यादा हो गई उपचुनाव के बाद, तो उनकी कोशिश यह है कि तब विधायक दल की बैठक में, पूरे गठबंधन की बैठक में, एनडीए घटक दल की बैठक में जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, स्वाभाविक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर वो अपना दावा करेगा कि हम ज्यादा सीटों वाले, इसलिए मुख्यमंत्री हमारा बने। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये कवायद शुरुआती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ती जाएगी, दबाव बढ़ता जाएगा, और इस दबाव को बीजेपी और नीतीश कुमार एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, छोटे दल इन दोनों पर डालेंगे अपना हिस्सा ज्यादा पाने के लिए। उस समय देखना होगा कि कौन किसके साथ बचा रह पाता है। सीटों के बंटवारे की लड़ाई में कौन साथ छोड़कर दूसरे पाले में चला जाता है, ये उस वक्त तय होगा। लेकिन ये शुरुआती संकेत है कि इंडिया गठबंधन में वो मारामारी नहीं है जो मारामारी अभी से एनडीए गठबंधन में दिख रही। आज के राहुल गांधी के इस नहीं आप बोल रहे थे, बोलिए। इस आज के राहुल गांधी के इस प्रवास के बाद कुछ चीजें और साफ हैं। राहुल और तेजस्वी का जो मित्रवत रिश्ता है और जो राजनीतिक उनका गठबंधन है, जो गांठ बंधी हुई है, वो कितनी मजबूत है आज शाम को और क्लियर हो। जी बिल्कुल, और अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में अभी से अगर सिर्फ टॉवल की नौबत दिख रही है, क्योंकि ऐसा होता कि ऐलान हो गया रहता, तारीखें आ गई रहती, बीजेपी ने घोषणा कर दी होती कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, और जेडीयू का भी ऐलान हो गया रहता कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तब छोटे दल
आकर बार्गेनिंग करते वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अभी से छोटे दलों ने जो दबाव बनाना शुरू कर दिया है, उससे जाहिर है कि जब अगर हम ये नहीं, अभी से तो कुछ कह नहीं सकते कि अंतिम नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, जैसा कि अगर वो तब वो जो ये छोटे खिलाड़ी हैं ये कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए 5-6 सीटों का कोई गड़बड़ होती है, तब जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या इस तरह के जो दूसरे छोटे खिलाड़ी हैं बिहार के, जिनका अपना एक वोट बैंक निश्चित है, वो लोग क्या खेल करेंगे ये देखना होगा। और इधर जिस तरह से, और मेरा ख्याल है अभी राहुल गांधी शायद उठ रहे हैं ये भाषण देने, और अगर उनका भाषण शुरू होता है तो हम सीधे वहीं पर ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये सुन लेते हैं कि अजीत शर्मा, उन्होंने भी आज ये राहुल गांधी के आगमन के पहले उन्होंने कहा था, और मेरा ख्याल है अभी राहुल गांधी का भाषण कुछ देर में शायद शुरू होने ही वाला है। लेकिन राकेश जी, अभी इस समय हम देख रहे हैं ये जो बापू सभागार है ये भी काफी भरा हुआ है खचाखच, और संविधान को लेकर एक ये जो नई चेतना आ गई है लोगों में, क्या ये मोदी के लिए एक सेटबैक है बड़ा? क्योंकि ये मेरा ख्याल है राहुल गांधी का भाषण अब शुरू होने जा रहा है, तो हम सीधे वहीं पर सकते हैं अपने दर्शकों को। अनिल जैन जी, अनवर अली जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, जगदीश प्रसाद जी, एडवोकेट यूनुस जी, एडवोकेट राजीव रंजन जी, राजन जी, विजय चौधरी जी, संजय वाल्मीकि जी, विनोद चौधरी जी, मनोज प्रसाद प्रजापति जी, भागीरथ मांझी जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके भाषण सुन रहा था, संविधान की बात हो रही थी, और जब हम इस किताब को देखते हैं, दिखाइए जरा अपना संविधान। ये देखिए, जैसे ये अचानक संविधान इस हॉल के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसा ही हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। मगर हमारे लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है। आपने शुरुआत में कहा कि बुद्ध भगवान की धरती पे आप स्वागत कर रहे हो। बुद्ध भगवान की आवाज इस संविधान में है। और हर स्टेट में जो बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे नारायण गुरु जी हों, बसवना जी हों, फूले जी हों, गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, इन सब की आवाज इस संविधान में है। मगर सिर्फ उनकी आवाज इस संविधान में नहीं है, इस संविधान में एक और चीज है। इस संविधान में जो हजारों साल से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को
आदिवासियों को, उनके खिलाफ जो अन्याय किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो भी इस संविधान के अंदर आज तक है। और इस संविधान ने उस दर्द को पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा सा कम किया है। आज मैं यहां जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती तो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। आप मुझे बताओ, इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे। और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर
हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे पहला आंकड़ा, आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की। आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहां टांग रखा है। पावर कहीं और है, रिप्रेजेंटेशन कहीं और है। इसका यह मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लिस्ट निकालिए। 500 कंपनी की लिस्ट निकालिए। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सेलफोन, सारा का सारा धन इन 500 लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 500 लोगों में से, इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का नाम बता दो। एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बता दो। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो। मीडिया में देखिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। 20-25 कंपनियां, मीडिया की कंपनियां पूरा नैरेटिव बनाती हैं, हिंदुस्तान का नैरेटिव बनाती हैं। उसमें किसान की कभी बात नहीं होगी, पिछड़ों की कभी बात नहीं होगी, दलितों की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था ये किसानों की बात क्यों नहीं करते, सच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट निकाली, देखता हूं ये है कौन। मालिकों में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति में नहीं मिलेगा, है ही नहीं उसमें। आपके लोग है ही नहीं उसमें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ। मैं कल कुछ दिन पहले रात को एम्स गया। मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे,
खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए। पावर कहां गई? पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई आरएसएस के जो अपॉइंटीज हैं, हजारों अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली, ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। बजट, हिंदुस्तान का बजट 90 लोग बांटते हैं। एमपी एमएलए बजट नहीं बांटते। जो धन है वो 90 अफसर बांटते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने लिस्ट निकाली, ये है कौन? आपकी आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है, कम से कम। कोई जानता नहीं है। आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि गारंटी कह के मैं कह रहा हूं कि भैया 50% है। यह कह सकते हैं कि हां 50%, कम से कम 50 है, 50 से 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, पता नहीं, मगर 50 से कम नहीं है। दलितों की 15%, आदिवासियों की 8%। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी हैं। और अगर आप उन अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%। दलित 15%, उनके भी 3 अफसर। 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%, 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। तो अब आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। माइनॉरिटी भी उसमें ही है।
वो भी उसी में है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आपका एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो। जितना पैसा अगर अदानी शर्ट खरीदेगा, यही शर्ट जो आपने पहन रखी है, अगर वो यही शर्ट खरीदेगा, जितना टैक्स आप दोगे उतना टैक्स वो देगा। तो हो क्या रहा है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। यह प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है, जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है
चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाषण में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा। और मैं ये आपसे कहने आया हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है आप गांव गांव में फैलाइए, संविधान का मैसेज, जाति जनगणना का मैसेज और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने वाला मैसेज। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो।